मैं आप जो है दोस्तों आपका हमारा अपना राक्षस यूट्यूब चैनल चलते हैं दोस्तों। लोग की वीडियो का टाइटल क्या है भाई? बलोच पुट चाइना इन अ बैड ट्रैप इन पाकिस्तान। ठीक है, देखते हैं दोस्तों पहले वीडियो और इस पर मजीद अपनी बात करते हैं। इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद है। बलूचिस्तान में धधकी आजादी की लड़ाई ने न केवल इस्लामाबाद बल्कि बीजिंग तक को भी झुलसाना शुरू कर दिया है। चीन ने पाकिस्तान को अपने फायदे के लिए जो सीपेक का झुंझुना थमाया था, आज बलूच आंदोलन ने उस सीपेक को संकट में डाल दिया है। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, वैसे तो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी सीपेक के नाम पर चीन ने पाकिस्तान को अपने कबाड़ सेटअप थमाए हैं। अपने ट्रेड को सिक्योर करने के लिए पाकिस्तान से होकर चीन तक का रास्ता बना लिया है, लेकिन अब वो पाकिस्तान में बुरी तरह फंस गया है। उसने अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट से पहले रिस्क असेसमेंट को चीन ने इग्नोर कर दिया और उसका खामियाजा आज बहुत बुरा भुगतना पड़ रहा है चीन को। उसे ना उगलते बन रहा है ना निगलते बन रहा है। जब बलूचिस्तान में बीएलए का ऑपरेशन हिरूफ चल रहा था, तब चीन की ग्राउंड आर्मी के चीफ ली कियाओमिंग पाकिस्तान में ही थे। जब हाईवे पर बलूच लड़ाकों ने कब्जा कर लिया था, जब सीपेक के रास्तों को ब्लॉक कर दिया गया था, तब चीन का यह कमांडर पाकिस्तान से निशाने इम्तियाज का सम्मान ले रहा था। लेकिन इसके बाद चीन के इस आर्मी जनरल की पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के साथ मुलाकात हुई, तो पाकिस्तानी आर्मी चीफ के साथ भी लंबी बैठक हुई। आपको क्या लगता है, क्या शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर के साथ हुई इन मुलाकातों में चीन के इस जनरल ने बलूचों के अटैक पर बात नहीं की होगी? जरूर की होगी। और यह भी तय है कि बेहद ही सख्त अल्फाजों में पाकिस्तान को लताड़ भी लगाई गई होगी। हाँ, यह बात अलग है कि इसे दूसरा रंग देकर दुनिया के सामने पाकिस्तान के द्वारा पेश किया गया। असल में पाकिस्तान में चीन बुरी तरह फंस चुका है। पाकिस्तान में लगातार आतंकी हमले होते रहे, लेकिन कई हमलों में सीपेक के प्रोजेक्ट्स को निशाना बनाया गया। यहां तक कि कई चाइनीज वर्कर्स और इंजीनियर्स को भी टारगेट किया गया। इससे चीन के माथे पर बल पड़ने लगे हैं और चीन की परेशानी बढ़ने लगी है। इस साल जून में ही न्यू ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर टेस्ट फ्लाइट लैंड हुई थी। तब कहा गया था कि इस साल के आखिर तक एयरपोर्ट को ऑपरेशनल बना दिया जाएगा। फिर जुलाई में भी दावा किया गया कि एयरपोर्ट का काम पूरा हो चुका है, लेकिन इसका इनॉग्रेशन नहीं हुआ। फिर कहा गया कि पाकिस्तान अपने सो कॉल्ड इंडिपेंडेंस डे यानी 14 अगस्त को इस नए एयरपोर्ट का उद्घाटन करेगा। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ इसका उद्घाटन करेंगे और कराची से पहली फ्लाइट उड़कर इस एयरपोर्ट पर पहुंचेगी। बताया तो यह भी गया कि फ्लाइट की शेड्यूलिंग भी हो चुकी है, लेकिन 14 अगस्त भी बीत गया। अब निक्की एशिया की खबर बता रही है कि सिक्योरिटी रीजंस की वजह से पाकिस्तान के ग्वादर में बने इंटरनेशनल एयरपोर्ट की ओपनिंग टाल दी गई है। तो क्या पाकिस्तान को बीएलए के ऑपरेशन हिरोफ की भनक लग गई थी? क्या पाकिस्तान को यह पता चल गया था कि अगर ग्वादर में एयरपोर्ट का उद्घाटन किया गया तो उस पर भी हमला हो सकता है? यह सवाल इसलिए है क्योंकि ना केवल ग्वादर के नए इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन जो है वो टाला गया, बल्कि उसके करीब एक हफ्ते बाद से बीएलए ने पूरे बलूचिस्तान में एक के बाद एक करके बड़े हमले किए। तो इस बात में कोई दो राय नहीं कि अगर ग्वादर में एयरपोर्ट का इनॉग्रेशन होता तो वो भी बलूच लड़ाकों के टारगेट पर होता और वो प्राइम टारगेट होता। हथियारबंद बलूचों के अलावा ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को लेकर पाकिस्तान के मन में एक और डर है। वो डर है शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे बलूचों का। 28 जुलाई को ग्वादर में बलूचों ने राजी मुझे यानी नेशनल गैदरिंग का आयोजन किया था, लेकिन इसे सबोटाज करने में पाकिस्तान ने अपना पूरा जोर लगा दिया था। लेकिन हुआ ये कि बलूच हर रुकावट को पार करके ग्वादर पहुंच गए और तब से ग्वादर में उनका धरना जारी है। अब उनके धरने के बीच में ग्वादर में ही नए एयरपोर्ट का इनॉग्रेशन करने की हिम्मत पाकिस्तान सरकार में नहीं थी, इसलिए उसे टाल दिया गया। हालांकि पाकिस्तान हमेशा की तरह इस बार भी डींगे हाँक रहा है।
दावा कर रहा है कि एयरपोर्ट की ओपनिंग सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से नहीं टाली गई। वैसे सच कहूं तो पाकिस्तान को डर लगना भी चाहिए। भाई इसी साल मार्च में केपीके के बीशम में एक सुसाइड अटैक में 5 चाइनीज इंजीनियर्स को मार डाला गया था। ये सब दासू डैम प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे। इससे ठीक पहले बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने तुर्बत नेवल बेस पर जबरदस्त हमला किया था। इसमें पाकिस्तानी फौजी समेत 6 लोग मारे गए थे। ये बीएलए के उस हमले की सीरीज थी जिसमें मार्च में ही उसने ग्वादर पोर्ट पर अटैक किया था। ये वो जगह थी जहां चीन का इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट है। इस हमले ने पाकिस्तान के साथ साथ चीन की भी नींद उड़ा दी थी। इसी तरह की सिक्योरिटी थ्रेट्स की वजह से चीन पहले सीपेक 2 के लिए नानुकुर कर रहा था, लेकिन बाद में जब शहबाज शरीफ चीन के विजिट पर गए तो उन्होंने चीन को नए इन्वेस्टमेंट के लिए राजी कर लिया। वैसे सीपेक के प्रोजेक्ट से पाकिस्तान को कम और चीन को ज्यादा फायदा होना है। पहले बात करते हैं ग्वादर के उस एयरपोर्ट की जिसकी ओपनिंग बार बार टाली जा रही है। $230 मिलियन की लागत से बने इस एयरपोर्ट के लिए बात तो साल 2015 से चल रही थी, लेकिन समझौता हुआ 2017 में और फाउंडेशन स्टोन पड़ा 2019 में। तब दावा किया गया था कि ये 2 साल में बनकर तैयार हो जाएगा, लेकिन आज 2024 आधा बीत चुका है और एयरपोर्ट चालू नहीं हुआ है। बताया जा रहा है कि 4300 एकड़ में बना ये एयरपोर्ट पाकिस्तान का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। इस एयरपोर्ट पर एयरबस 380 भी ऑपरेट की जा सकेगी। चीन का दावा है कि इस एयरपोर्ट को बनाकर उसने पाकिस्तान की इकोनॉमी को मजबूत करने में जबरदस्त रोल निभाया है। लेकिन सवाल उठता है, कैसे भाई? चीन ने पाकिस्तान को झांसा दिया कि इस विशाल एयरपोर्ट को बनाने से ग्वादर ही नहीं पूरे पाकिस्तान को जबरदस्त फायदा होगा। ग्वादर में इतना जो बड़ा पोर्ट है उसके साथ साथ इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा, तो ग्वादर इंटरनेशनल सिटी बन जाएगी, खूब कमाई होगी और पाकिस्तान मालामाल हो जाएगा, लोगों को रोजगार मिलेगा। लेकिन चीन का यह दावा पाकिस्तान के लिए अब तक तो लॉलीपॉप ही निकला है। 2019 में जब एयरपोर्ट की नींव रखी गई थी तब कहा गया था कि यह एयरपोर्ट ग्वादर को इंटरनेशनल एक्सेस दिलाएगा, यानी उसे दुनिया से जोड़ेगा। दुनिया भर के टूरिस्ट बलूचिस्तान की खूबसूरती देखने आएंगे, लोकल बिजनेस को भी इससे फायदा होगा। दोस्तों, मई 2024 में वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम ने ग्लोबल ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री की रिपोर्ट में पाकिस्तान को टूरिज्म के मामले में निचले पायदान पर रखा था। 119 देशों की रैंकिंग में पाकिस्तान इसमें 101वें नंबर पर था। इसी रैंकिंग में भारत 39वें यानी 39th नंबर पर था। अब इसे देखिए, यह अमेरिका की अपने सिटीजन्स के लिए एडवाइजरी है। एडवाइजरी क्या है? अलर्ट है कि पाकिस्तान मत जाओ, और जाओ तो बहुत सावधान रहो, भीड़ भाड़ वाली जगहों से बचो। कनाडा ने भी पाकिस्तान को लेकर एडवाइजरी जारी की हुई है। इसमें पाकिस्तान को रिस्क जोन बताया गया है। कनाडा ने अपने सिटीजन्स के लिए पाकिस्तान के कई इलाकों से दूर रहने की भी अपील की है, जिनमें से एक बलूचिस्तान भी है। अब सोचिए कि जिस बलूचिस्तान और पाकिस्तानी आर्मी के कैंप पर इतना बड़ा हमला हो जाता है, रेलवे का पुल तक उड़ा दिया जाता है, नेवल बेस और ग्वादर पोर्ट तक पर अटैक हो जाते हैं, क्या वहां विदेशी सैलानी घूमने आएंगे? इसका जवाब है नहीं। पाकिस्तान आने वाले ज्यादातर फॉरेन टूरिस्ट गिलगित बाल्टिस्तान, इस्लामाबाद और लाहौर घूमते हैं, बलूचिस्तान की तरफ नहीं आते। तो ये इतना बड़ा एयरपोर्ट किसके लिए बनवाया गया भाई? और यहां तक कि बलूचिस्तान में तो पाकिस्तान के टूरिस्ट नहीं जाते जो पाकिस्तान के रहने वाले हैं। चीन ने पाकिस्तान को एयरपोर्ट वाले की तरह ही ग्वादर पोर्ट का भी चूरन दिया था, लेकिन हुआ क्या? DW की यह खबर इसी साल मई की है। इसमें लिखा गया है कि ग्वादर पोर्ट बता रहा है कि चीन का बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट फेल हो सकता है। बताया गया है कि पोर्ट बनने के 17 साल बाद भी यह खाली पड़ा हुआ है। इसी रिपोर्ट में बताया गया है कि दुनिया भर के पोर्ट्स में ग्वादर की परफॉर्मेंस सबसे खराब रही। ग्वादर पोर्ट साल 2007 में बनकर तैयार हो गया था और तब से आज तक एक साल में मैक्सिमम 22 जहाज इस पोर्ट पर पहुंचे हैं। इसके साथ ये पोर्ट रेगुलरली शेड्यूल्ड डीप सी शिपिंग लाइंस को भी अट्रैक्ट करने में नाकाम साबित हुआ है। $248 मिलियन की लागत से बना यह पोर्ट आज भुतहा होता जा रहा है। अब ये सोचिए कि जब ग्वादर पोर्ट का 17 साल बाद भी यह हाल है, तो ग्वादर के इतने बड़े इंटरनेशनल एयरपोर्ट का क्या होने वाला है? असल में चीन अच्छी तरह से जानता है कि ग्वादर पोर्ट और ग्वादर एयरपोर्ट का कोई फ्यूचर नहीं।
लेकिन वो अपना फ्यूचर सिक्योर करना चाहता था। वो मलक्का डायलेमा से हर हाल में बाहर निकलना चाहता था और इसलिए उसने पाकिस्तान को झांसा दिया और पाकिस्तान उसमें फंस गया। ग्वादर पोर्ट और ग्वादर एयरपोर्ट सिर्फ और सिर्फ वैकल्पिक रास्ता है चीन के नए ट्रेड रूट का, अगर मलक्का स्ट्रेट पर उसे रोक दिया जाता है तो। चीन मलक्का स्ट्रेट को लेकर हमेशा फंसा रहता है। मलक्का स्ट्रेट मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच एक जल डमरू मध्य है। इसके एक तरफ अंडमान सी है तो दूसरी तरफ साउथ चाइना सी। यह इंटरनेशनल सी ट्रेड रूट का सबसे इंपॉर्टेंट रूट है। चीन भी इसी रास्ते का इस्तेमाल करता है, लेकिन उसे इस बात का हमेशा डर रहता है कि भारत से तनाव बढ़ने पर उसके लिए यह रास्ता बंद हो जाएगा, इसलिए वो नए रास्ते तलाश रहा है। पाकिस्तान के ग्वादर में भी उसे ऐसा ही एक वैकल्पिक रास्ता नजर आया। उसने पाकिस्तान को चूरन देकर ग्वादर में पोर्ट बनाया, फिर सीपेक के नाम पर कासगढ़ तक सड़क और रेल नेटवर्क बनाया ताकि ग्वादर पर वो अपना सामान उतार सके और फिर उसे ट्रेन और रोड रूट के जरिए चीन ले जाए या चीन से बाकी दुनिया को भी इसी रास्ते एक्सपोर्ट कर सके। और पाकिस्तान को लग रहा है कि चीन ने उसके लिए ये सारे प्रोजेक्ट्स बनाए हैं। यहां तक कि सीपेक में जितने कोल बेस्ड पावर प्लांट्स चीन ने पाकिस्तान में बनाए हैं वो सब के सब आउटडेटेड हो चुके हैं। चीन को अपने कोल प्लांट्स बंद करने थे, इसलिए उसने इन सारे प्लांट्स को पाकिस्तान में लगा दिया। और यह बात खुद पाकिस्तान के एक्सपर्ट्स कर रहे हैं। हाशिर इब्ने इरशाद इस्लामाबाद में रहते हैं, शिक्षाविद हैं, फाइनेंशियल एनालिस्ट हैं, राइटर हैं। उन्होंने भी सीपेक पर सवाल उठाए थे। मैंने उसको भी उनसे कहा कि सीपेक कोई गेम चेंजर नहीं है, आपके मफाद नहीं है, चाइना के अपने मफाद है। दूसरी बात यह कि जिससे पूछो सीपेक में सड़कें बन रही हैं, सीपेक में ये मवासलात, ये सीपेक के अंदर उस वक्त भी 9% टोटल जो इन्वेस्टमेंट थी वो सड़कों पे थी, कम, जो सबसे कम थी। बाकी अच्छा, दूसरा ये कि जो $40 बिलियन की उस वक्त तो फिगर दे रहे थे वो फ्यूचर वैल्यू थी एक्चुअली, यानी वो आपने बहुत अरसे लंबे अरसे के ऊपर निकाली थी। वो एक्चुअल वैल्यू उससे 1/3 भी नहीं थी, 1/4 उसकी वैल्यू थी। उसके तहत आप एनर्जी प्रोजेक्ट्स, चाइना के वो एनर्जी प्रोजेक्ट्स जो कि चाइना ने खुद डीकमीशन करने हैं बाय 2030, वो सारे डीकमीशन प्रोजेक्ट पाकिस्तान में ला रहे थे। कोल वाले प्रोजेक्ट्स आए भी, लगे भी, हमारी माहौलियात का सत्यानाश भी हुआ और हमारी बिजली जो है उससे महंगी भी हुई। तो सीपेक कोई गेम चेंजर नहीं था एक्चुअली। मतलब सीपेक गेम चेंजर, उससे देखिए आइसोलेशन में तो कोई चीज गेम चेंजर नहीं होती ना। आपने सीपेक एक सड़क चाइना से यहां पहुंचा ली, उसके बाद सड़क कहां जाएगी, क्या करेगी, एक्सपोर्ट करेंगे क्या? तो असल बात यही है कि चीन ने तो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट के नाम पर चालाकी की थी, लेकिन वो नहीं जानता था कि पाकिस्तान में उसका हाल जो है वो सांप छुछुंदर वाला हो जाएगा। सीपेक अब चीन के गले की हड्डी बन गया है। चीन इतना पैसा इसमें झोंक चुका है कि इससे बाहर भी नहीं निकल सकता। पाकिस्तान के हालात तो इसके लिए जिम्मेदार हैं ही। पाकिस्तान की गवर्नमेंट भी कम चोर नहीं है। पाकिस्तान ना तो चीन को उससे लिए कर्ज का हिस्सा चुका रहा है, ना प्रोजेक्ट से होने वाली इनकम को ठीक ढंग से दे रहा है। और यह केवल चीन के साथ नहीं है। हाल ही में कतर, जो कि एक इस्लामिक बिरादर मुल्क है, उसने पाकिस्तान को अपने बकाये के बारे में ऑफिशियल लेटर लिखा था कि भाई जो मेरा पैसा है मुझे वापस करो भाई। अब हुकूमत जो है वो उसने जो याशियां की हुई हैं, IMF के पैसे का जो बेदरेग हमने इस्तेमाल किया हुआ है ना, अब हमसे चीन खुश है ना सऊदीज खुश हैं। दो ही हमारे दोस्त थे, चीनियों को हमने वैसे भगा दिया, सऊदीज और बाकी जो है। मैंने आपको अगले दिन बताया नहीं था कि कतरी जो साबिक वज़ीर आज़म, उन्होंने एक खत लिखा पाकिस्तान को और उस खत में उन्होंने ये कहा कि हमारी कंपनी जो है उसने पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट की, उसका कुछ $600-700 मिलियन प्रॉफिट बना था, आप वो हमें प्रॉफिट क्यों नहीं दे रहे? तो बेसिकली, और वो लेटर ओपन हो गया। वो बेसिकली लेटर उन्होंने सऊदी अरब के लिए लिखा था। वो इसलिए लिखा था और बाकी फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए लिखा था कि तुम यहां पे इन्वेस्ट कर सकते हो लेकिन यहां से पैसा लेके बाहर नहीं जा सकते। और अब एक कंपनी है वो कहती है जी मैंने इन्वेस्ट करना है, वो कहते हैं, हुकूमत कहती नहीं आप यहां पे इन्वेस्ट करें, प्रॉफिट कमाएं, लेकिन हम उसको डॉलर में कन्वर्ट करके आपको लेके जाने की इजाजत नहीं दे सकते। उसके लिए एक पूरी लाइन लगी हुई है, रेवेन्यू रिपैट्रिएशन मॉडल हुकूमत ने एक बनाया हुआ है, जिसके तहत पहले ये कंपनियां हैं, इनको हम हर महीने देते हैं कि जिस महीने आप ले लीजिएगा। अब एक कंपनी कहती है मैंने प्रॉफिट आज कमाया, मैं साल बाद पैसे यहां से लेके जाऊं, मुझे क्या फायदा, आप मेरे पैसे को इस्तेमाल कर रहे हैं। हुकूमत कहती है कि आप मेरे पैसे को इस्तेमाल कर रहे हैं, कंपनीज कहती हैं आप हमारे पैसे को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कौन पैसे लेके आएगा? खैर ये सही भी है। अरे जब चीन ने पाकिस्तान के साथ चालाकी करने की कोशिश की तो पाकिस्तान भी उसके साथ धूर्तता कर रहा है, उसके पैसे नहीं लौटा रहा है।
अब दो धूर्त देशों की दोस्ती तो ऐसे ही होगी ना, तो दोनों के बीच ये सब चलता रहेगा। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए। और जिन दोस्तों ने अभी तक डिफेंस डिटेक्टिव को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो भाई आपसे अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बिल्कुल फ्री है। ऑथेंटिक जानकारी वाले वीडियोस आपको यहाँ पे, बिल्कुल ऑथेंटिक जानकारी वाले वीडियोस मिलेंगे आपको यहाँ पर। जल्द मिलता हूँ एक और नए वीडियो के साथ, लेकिन हाँ, जाने से पहले बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा, वरना नोटिफिकेशन आपको मिलेगी नहीं वीडियो के अपलोड होने की। तो जल्दी मिलता हूँ एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो जी दोस्तों, वीडियो होगी ख़त्म। बिल्कुल, ये मैंने भी सुना था, ये जो इंटरनेशनल ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का होना था इफ्तिताह पाकिस्तान के 14 अगस्त दिन वाले दिन, 246 मिलियन कितने डॉलर से बना ये एयरपोर्ट था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये अटैक इतने तेज़ हो गए हैं, ये जो रिसेंटली BLA ने अटैक किया बलूचिस्तान के अंदर, इसने तो पाकिस्तान को हिला कर रख दिया है। इतना मुनज़्ज़म, इतना मतलब कि मुनज़्ज़म कहूँगा मैं, बेहतरीन तो नहीं कहूँगा, क्योंकि उन्होंने मासूम जानों का ज़िया किया, और वो टेररिस्ट एक संगठन, और वो मैं नहीं कहता, इंटरनेशनल तौर पर कहता है, मैंने अपनी बात को नहीं की। तो मुझे डिले हो गया, तो ये वाकई चाइना इसमें बुरी तरह फंस चुका है। वो असल में चाइना भी फंस गया, पाकिस्तान भी फंस गया। चाइना फंस गया पाकिस्तान में, अगर वो पाकिस्तान फंस गया चाइना को बुलाकर। कैसे? अब पैसा चाइना का, इंजीनियर चाइना के, मजदूर चाइना के, हर चीज़ चाइना की है, ऊपर से कर्जा भी पाकिस्तान पर। पाकिस्तान इस लिहाज से फंस गया। चाइना कैसे फंसा? क्या चाइना को लग रहा था कि ये हम ग्वादर एयरपोर्ट बनाकर बड़ा का मार लेंगे, तो इधर से बड़ी कमाई हम डबल ट्रिपल करवाएंगे, क्योंकि सारी बात है चाइना के अंडर में ही रहना था। तो हुआ क्या, वो BLA ने सारे प्लान चौपट कर दिए चाइना के। ये दोनों एक दूसरे के लिहाज से फंस गए हैं। तो BLA ने जो किया है वो बिल्कुल गलत किया है, और इस वजह से पाकिस्तान के इमेज बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ है। ख़राब इमेज की यही बड़ी दलील थी जो लोग सब दे रहे थे कि 119 कंट्रीज में से पाकिस्तान 102 या 105 नंबर बता रहे थे, 103 यहाँ कहीं है, 100 से ऊपर ही 103-4 पर है नंबर पर है। और इंडिया 119 कंट्री की लिस्ट में इंडिया 39 नंबर पर है। देखो आपसे इंडिया कितने दर्जे बेहतर है। ये अगर 39, ये 40, और वो किस लिहाज से? टूरिस्ट के लिहाज से। जी टूरिस्ट लोग जो आपके पाकिस्तान में विजिट करते हैं और जो लोग इंडिया में विजिट देखें कि हमारे ये टेररिस्ट की वजह से भी है, और वैसे भी कंट्री का जिस तरह हमारे, बल्कि हमारे छोड़े जो आते हैं यात्री आते हैं, सिख यात्री आते हैं पाकिस्तान में, तो वो खुद बताते हैं कि वो आते हैं कि हमें एक पहले आने से पहले उन लोगों ने हमें एक खौफ दिया हुआ है, एक डर सा बनाया हुआ है, एक डर का माहौल वहाँ पर बनाया हुआ है कि पाकिस्तान में जाएंगे वहाँ पर कत्ल गारत है, वहाँ पर बम ब्लास्ट होते हैं, वहाँ पर ये होता है। लेकिन वो जब कहते हैं कि इधर हम आ जाते हैं, तो वो आप भी जानते और हम भी जानते हैं कितनी मोहब्बत उनको यहाँ से मिलती है, कितनी उनको सिक्योरिटी मिलती है, कितना उनसे मोहब्बत उनको लोग करते हैं। यार ओवरऑल पाकिस्तान के अंदर कोई भी नहीं आना चाहता, मैं आपको सच्ची बात कहूँ। हाँ, इसके मुताबिक तो सारी दुनिया पागल है, वो कोई भी नहीं पाकिस्तान में। एक मिनट, वो कहते हैं कि पाकिस्तान का पासपोर्ट कितने नंबर पर है? यार मेरी बात सुनो, जिसके पास दुनिया का सबसे बुरा, नीचे से चौथे नंबर पर पाकिस्तान का वर्स्ट पासपोर्ट इन द वर्ल्ड। सीरिया, अफगानिस्तान, तीसरा पता कंट्री कौन सा यार, उसके बाद पाकिस्तान है। तो सीरिया से हमारा मुकाबला है, शाम से, अफगानिस्तान से हमारा मुकाबला, ममालिक से, इस्लामी ममालिक का नाम और ईरान है, नाम लिया करो। इनको तबाह करने वाले ये कुत्ते दल्ले खुद हैं अंग्रेज, और इनको रैंकिंग देने वाले ये दल्ले मिर्चे नहीं है। तुमने बात वो कर दी है। ये कुत्ते जानते थे कि जो मेडलिस्ट का हिस्सा है ये, जहाँ पर ये लोग आबाद है मुसलमान, इनके पास मादनियात हैं, इनके पास जमीन है, इनके पास सब कुछ है। अगर खुद अपनी सरदारी चाहते हो तो इन लोगों को तबाह करो, क्योंकि फौज इन लोगों के पास चीज नहीं। बात बिल्कुल सही है। पूरी दुनिया जितने भी गैर मुस्लिम लोग हैं वो इस बात को काटने के लिए ये उसी काम है। मैं चिल्लाओ और चिल्लाओ, दिल से मानते हैं टिश्यू ले आओ। कि मुस्लिम जो है एक हो गए उस दिन, और नहीं हो गए यार ये लोग। मैं बताता हूँ,
इसलिए उन्होंने कहा फिरौन गैर मुस्लिम लोगों ने इनके दरमियान दरारें पैदा की हुई हैं, जिस तरह ईरान और सऊदी अरेबिया का देख और बड़ी सी बात सीधी सी है कि हुक्मरान कुत्ते बिठाए हुए अपनी मर्जी के और असद वो भाई काट रहे हैं। असद भाई ठीक है, थोड़ा सा और मेरी बात सुनो, जिस दिन आप ये अपने हुक्मरान भतीजे मुसलमानों से के ही ठीक उन्होंने हुए, मेरी बर्बाद बात किया। सुन ले, जिस दिन हुक्मरान मुसलमानों के ठीक हुए, ये वो- इस्लामी दुनिया वो दिन कब बना है? जब अवाम खुद छितर मार के उतारेगी मेरे भाई, तब ये लोग ठीक होंगे। हुक्मरान हम में से ही हैं। मेरे रब का फैसला, जिस तरह के अवाम उस तरह के हुक्मरान। अगर आज हमको हुक्मरान 2 नंबर ऐसी बात मैं पाकिस्तान में नहीं मानूंगा, क्योंकि सारी अवाम ने इमरान खान से वोट दिया है, मैं ये बात नहीं मानूंगा। मुसल्लत तो वही हुए ना। वो एक अलग बात है, थोड़ी देर रहते हैं, जरा देर रहते हैं, निकलेंगे कि जरूर। अवाम में काफी हद तक शऊर है मेरे भाई। किधर है? ये तुम्हारे मुल्क में भाई जो है ना इस वक्त ये हालत चली है, बल्कि इस वक्त नहीं, पहले से इमरान खान साहब को निकाल कर वो जिस तरह 2 ने शहीद आ रहे थे ना, तो उनको किसी ने मिसाल वो नहीं बनती, मिसाल तुम्हें मैं देता हूँ रहमतुल्लाह। जब अय्याशी और सुकून की नींदें 22-22 घंटे की होंगी ना मेरे भाई, तो हुक्मरान ऐसे ही आएंगे। जब 22 घंटे कौन सा टूटी थी ना मेरे भाई, 22 घंटे कौन सा होता है 24 घंटों में से? आप लोगों के जैसे और भी बहुत सारे बैठे हैं, मेरे एक बात सुन लो मेरी। अब्बास या मैं तो 4 से 5 घंटे सोता हूँ बस। और मेरी बात सुन भाई, पहले मेरी बात सुन ले। अय्याशी और बेफजूल की लगवाक में हिस्सा लेना और दीन से दूर होना और फजूलियात को अपनाने से ही मेरे भाई आपकी कायमी सुस्ती साबित होती है। उसमें मिसाल देता चलूँ, अनपढ़ और जाहिल कौम थी मंगोलिया से निकले हुए मंगोल, उन्होंने अब्बासिया सल्तनत की ईंट से ईंट बचा ली, औरतों की उन्होंने इज्जत लूटी, खोपड़ियों के मीनार लगा दिए। सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचा तो मुसलमानों को पहुंचा। क्यों? क्योंकि दुनिया में ज्यादातर मुसलमानी सल्तनतें मौजूद थी मेरे भाई उस वक्त में, या ईसाई। यार क्या चाहते हो? बात मुख्तसर ये है कि जब तक आप अल्लाह के दीन को नहीं पकड़ेंगे, इल्म हासिल नहीं करेंगे, अमल नहीं करेंगे दीन और दुनिया का, आपके साथ यही हाल है। किसने रोका पकड़ने से? किसी ने क्यों नहीं रोका? आपके मुल्क में कहाँ पर रहते हैं कानूनी तौर पर दीनी तालीम किधर है? निसाब से ही खत्म कर दी गई मेरे भाई। कभी तुम्हारे घर में आकर पुलिस ने या फौज ने या किसी पाकिस्तानी एक सेकंड आकर नमाज पढ़ते हुए तुम्हें उठा लिया, तुम नमाज क्यों पढ़ रहे हो? तुम कुरान क्यों पढ़ रहे हो? तुम रोजा क्यों रख रहे हो? आज क्यों कर रहे हो? मेरी बात सुनो, स्टूडेंट्स किधर जाते हैं? स्टूडेंट कौन सा? स्टूडेंट्स सरकारी इदारों में जाते हैं या सरकारी स्कूलों में या प्राइवेट स्कूल में जाते हैं? तुम्हारा कहना क्या मकसद? निसाब मुझे के अंदर सिर्फ और सिर्फ कुरान पढ़ाया जाए, पढ़ाया जाए, हदीस पढ़ाया जाए बस। कुरान हदीस का मुतालिया मेरे भाई ये एक सब्जेक्ट है, ये एक ही सब्जेक्ट है। दूसरा सब्जेक्ट है हिस्ट्री, तीसरा साइंस है मेरे भाई। साइंस के साथ 3-4 सब्जेक्ट और मिलाओ, केमिस्ट्री ये वो सब कुछ मिलाओ, दीन की तालीम की जाओ, दुनिया की भी जाओ। यार मुझे समझ नहीं आता। तुम्हें अपनी हिस्ट्री का नहीं पता। मुझे एक बात बता, पाकिस्तान को इस्लाम पर चलने से किसने रोका? इस्लाम याद नहीं पैसा जो इमरान खान साहब थे ना, हुक्मरानों ने 80% किरदार अदा किया हुआ मेरे भाई। उन्होंने कहा कुरान ना पढ़ो। कुरान की तालीम का पता किसे मदरसों नहीं भाई, असल मिल के हो गया कि बात तो सुनो, ट्रांसलेट ऑफ हॉली कुरान जो है ना उसकी किताब अलग से इमरान खान साहब ने जो है ना बच्चों को कह लें कि पूरे पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम में शामिल कर दी है। हम कहीं और जा रहे हैं और इस्लाम हम अपने टॉपिक से बहुत हट गए हैं। बात ये नहीं है कि वो हो जाए ये हो जाए, बात ये है कि चाइना के साथ बुरा हो रहा है और पाकिस्तान के साथ भी बुरा हो रहा है, और इसकी सबसे बड़ी वजह है पाकिस्तान के अंदर कोई रूल ऑफ लॉ नहीं है। रूल ऑफ लॉ नहीं ना होने की वजह से लोग जो है आर्मी पर एतमाद नहीं करते, अदारों पर एतमाद नहीं करते, अदालतों पर एतमाद नहीं करते, जिसकी वजह से ये तालीम का फुकदान नहीं है, ये मेरे भाई जहालत है। आप जहालत में आकर ऐसे काम करते हैं। वो कौमें हमेशा बर्बाद हुई जो बेइल्म है मेरे भाई। और माशरा कुफर पर चल सकता है लेकिन नाइंसाफी पर नहीं चल सकता। नाइंसाफी है जिसकी वजह से ये माशरा ठीक नहीं है। जिस दिन हमारी अदालतें मेरिट पर फैसले शुरू कर दिए या ऑटोमेटिक ये सारे सिस्टम ठीक होना शुरू हो जाएगा। मिलते हैं नई वीडियो में, साहब गॉड ब्लेस यू।